स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स अकेडमी पर। राइट, तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड दीज आर माई ऑल इंडिया रैंक इन दीज रेस्पेक्टिव एग्जाम्स। आई हैव प्रोड्यूस्ड मैनी IITians अंडर ऑल इंडिया रैंक 100। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अपने बारे में और बता देते हैं। दिस इज आवर वेबसाइट, हेयर यू कैन join the video courses, you can download the ebook from e-library and you can join the NEET और JEE test series here। आज का कोट ऑफ द डे क्या है? डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। मतलब क्या है? असफलताओं की चिंता मत करो, उन मौकों की चिंता करो जो तुम कोशिश ही ना करने की वजह से खो देते हो। भावार्थ क्या है? डर असफल होने से नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि हमने कोशिश ही नहीं की और मौका हाथ से चला गया। तो आई होप आप मोटिवेटेड हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं। तो क्या कह रहा है वो सवाल, वो देख लेते हैं हम। सवाल कुछ कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ दीज आयंस इज। आपको आयंस का करेक्ट आयनिक रेडियाई बताना है। 5 सितंबर 2020 इवनिंग का ये सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या दिया है। आपको दिया है, आपको आयनिक रेडियस अगर कंपेयर करना है तो आयनिक रेडियस को कंपेयर कैसे करते हैं? तो आयोनिक रेडियस जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसकी बात कर रहा हूं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पॉजिटिव चार्ज के। तो जितना आयन पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उसका साइज होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगा? उसका साइज होगा। सिंपल सी बात है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ बढ़ते हैं और रिपल्शन बढ़ता है, और जब आपके इलेक्ट्रॉन कम होते हैं यानी प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो E/P रेशो की गेम है, सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिया है क्या? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा होगा तो आयनिक रेडियस आपका कम होगा। अच्छा, इनको अगर देखोगे तो ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना? तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज कैसा होगा? कम होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में नेगेटिव चार्ज देखिए, N3 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा दिया है, पर उसके बाद F नेगेटिव दिया और फिर O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव का ज़्यादा होना चाहिए था F नेगेटिव से, तो वो क्या हो गया? वो भी गलत हो गया। अगर मैं खुद से ही अरेंज करूँ इन सभी का अगर मैं खुद से अरेंज करूँ तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है N पे 3 नेगेटिव, फिर किस पे आ जाएगा? O पे 2 नेगेटिव, फिर किस पे आ जाएगा? F पे 1 नेगेटिव। राइट, फिर आएंगे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले। पॉजिटिव चार्ज जिसका कम पॉजिटिव होगा उसका साइज ज़्यादा होगा। सो क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव, फिर क्या आ जाएगा? Mg 2 पॉजिटिव, फिर क्या आ जाएगा? Al 3 पॉजिटिव। तो क्या आंसर आना चाहिए? अगर मैं देखूं तो ये किससे मैच कर रहा है आपका? ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन 3 से। राइट, N3 नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव, फिर F, फिर Na, फिर Mg, फिर Al। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपने। क्या बोल रहा है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ NaMgSi रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम आपको बताना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले मैं क्या करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करता हूं? कंपेयर कर लेता हूं। क्या दिया है आपको? Na दिया है, आपको क्या दिया है? Mg दिया है, आपको क्या दिया है? सिलिकॉन दिया है। बहुत बढ़िया, और आपको एक एल्यूमिनियम दिया है। इन सभी को आपको कंपेयर करना है। तो सभी की पहले क्या लिख लीजिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Na की हो जाएगी 3s1, Mg की हो जाएगी 3s2, Si और Al की हो जाएगी 3s2 3p1, और इसकी हो जाएगी 3s2 3p2। राइट, बहुत बढ़िया। तो अगर आप
जानते हो तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, पर वो रेगुलर इंक्रीज नहीं होता। रेगुलर इंक्रीज नहीं होता, उसका रीज़न है आपकी होनी क्या चाहिए थी, सोडियम, फिर Mg, फिर Al और फिर Si, बट ये वाला ऑर्डर हमें मिलता नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो Mg है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो s ऑर्बिटल से निकल रहे हैं, और Al में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो p ऑर्बिटल से निकल रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन इफेक्ट, राइट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि s ऑर्बिटल मोर क्लोजर है न्यूक्लियस के, तो s की एनर्जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू Al से। सो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, Na, फिर Al, फिर Mg और फिर Si। तो यानी कि जो आपकी एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम और मैग्नीशियम के क्या आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपकी सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, सिलिकॉन की हो गई हमारी 786, बहुत बढ़िया। फिर Na और Mg की दी है ये और ये, ठीक। और आपकी ये जो एल्यूमिनियम की है वो Na और Mg के बीच में, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 496 और 737 के बीच में आनी चाहिए, राइट। तो ये आ जाएगी किसकी, ये 496 से कम है तो ये नहीं हो सकता, ठीक। ये आपका 768 है, तो ये 737 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता। बट अगर आप 577 देखो तो ये 496, 577 और 737 इसके बीच में आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर आप 856 देखोगे तो सबसे ही ज़्यादा है, तो ये भी वैल्यू आपकी नहीं हो सकती। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल हमें कह रहा है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। आपको लिस्ट वन दे रखी है, उसमें कुछ ऑक्साइड्स दे रखे हैं, और लिस्ट टू में दे रखा है कि उनका नेचर कैसा है, वो एम्फोटेरिक है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है और वो एसिडिक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो अगर आप ऑक्साइड्स को कंपेयर करोगे तो ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड्स जो हैं आपके, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उनका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, उनका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन पे कितनी, उनके जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ज़्यादा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं सभी को कंपेयर करूं, किसको, Cl2O7 को, Na2O को और Al2O3 को, इन सभी को कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, Al2O3 को और Cl2O7 को, इन सभी को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये देखूंगा कि क्या हो रहा है, आपका जो Na2O है वो बेसिक है, Al2O3 जो है वो कैसा है आपका, एम्फोटेरिक है, और Cl2O7 कैसा है आपका, आपका वो एसिडिक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट Cl पे +7 है, Al पे कितनी है, +3 है, और Na पे कितनी है, +1 है। अच्छा, Al2O3 एम्फोटेरिक इसलिए होता है क्योंकि वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट कर जाता है। अब आप कहोगे सर आपने N2O तो लिया नहीं, तो N2O आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जैसे NO, N2O, CO, ये कैसे होते हैं आपके, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और वाटर को भी कैसा काउंट करते हैं, न्यूट्रल काउंट करते हैं। तो ये कुछ ऑक्साइड्स जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, N2O न्यूट्रल, Cl2O7 एसिडिक, है ना, Na2O कैसा, बेसिक, और Al2O3 कैसा, एम्फोटेरिक। तो आपका मैच क्या हो गया, आपका ए का मैच हो गया क्या, 4, ए का मैच 4 आना चाहिए, ठीक है, ए का मैच 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी का मैच क्या हो जाएगा, 2, बी का मैच 2 हो जाएगा, ये आ रहा है अभी भी, ठीक है। अच्छा, सी का मैच क्या हो जाएगा, 1, सी का मैच 1 हो जाएगा, और डी का मैच क्या हो जाएगा आपका, 3। आई होप सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, अगला सवाल आपको कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो आपकी एंडोथर्मिक नहीं है,
कैसी होनी चाहिए फिर? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी क्या होगी? सिस्टम से बाहर आएगी। एंडोथर्मिक में क्या होगा? एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपके पास दो तरह की, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है। आयोनाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। तो वो कैसा होगा? उसका एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव आएगा और वो कैसी होगी? एंडोथर्मिक। क्लियर? और अगर मैं वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो जाती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। तो आपको पता चल गया जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एंडोथर्मिक है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कैसी? एक्सोथर्मिक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप देखते हैं इसमें कौन सी प्रोसेस लग रही है। तो अगर आप पहली प्रोसेस देखो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। पर सारी की सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव नहीं होती, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी एक्सोथर्मिक नहीं होती। किस केस में नहीं होती? अगर आप देखोगे तो आपका Mg के केस में नहीं होती, ठीक है, बेरिलियम के केस में नहीं होती, ठीक है, नाइट्रोजन के केस में नहीं होती, और किसमें? नोबल गैसेस के केस में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी एंडोथर्मिक या एनर्जी देनी, सॉरी, एक्सोथर्मिक नहीं होती, यानी कि एनर्जी उन केस में निकलेगी नहीं। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो ये क्या है? Ar जो है वो कैसा है? नोबल गैस है। तो इसके केस में क्या होगा? आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी? आपकी एंडोथर्मिक होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो आपकी पहली वाली कैसी होगी? एंडोथर्मिक। ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीजन की, एक और चीज ध्यान रखो भाई, आपकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बोल रहा हूँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी कैसी होती है आपकी? वो भी एंडोथर्मिक होती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगला इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट होना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दोनों ही स्पीशीज पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। आप दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो जबरदस्ती देना पड़ेगा, और जबरदस्ती दूंगा तो मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। राइट। तो अगर आप थर्ड वाला देखोगे, थर्ड वाला देखोगे तो उस केस में क्या है? आपकी रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में ही कैसी हो गई? एंडोथर्मिक हो गई। अच्छा जी। फोर्थ आप देखोगे ये कैसा है? आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। तो फोर्थ भी क्या हो गई आपकी? एंडोथर्मिक। तो आपका आंसर तो आ गया सेकंड। पर सेकंड क्यों? सेकंड क्यों? तो सेकंड में क्या है आपकी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है आपकी? एक्सोथर्मिक। और ये हाइड्रोजन जो है इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा, इनमें से किसी में भी लाई नहीं कर रहा, और ना ही ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो यानी कि ये वाली रिएक्शन कैसी होगी आपकी? ये वाली रिएक्शन होगी नॉट एंडोथर्मिक, मीन्स एक्सोथर्मिक होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट सवाल कह रहा है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन आपको दे रखी है ये, और लिस्ट टू आपको दे रखी है ये, राइट। और आपको बताना चूज द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी से आपको क्या करना है? मैच कराना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बढ़िया, ये समझ आ गया। तो अब मैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अरेंज कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या क्या दे रखा है? या तो आप एलिमेंट ही निकाल लो, सिंपल सा है, एलिमेंट ही निकाल लोगे तो ये बेरिलियम आ जाएगा, ठीक। ये आपका क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ये आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, और ये आपका क्या आ जाएगा? बोरॉन। ठीक है। आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज करती है, विद सम एक्सेप्शन, विद सम एक्सेप्शन। ओके। तो आप देखोगे भाई, पहले बेरिलियम आना चाहिए, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, ऐसा मोटा मोटा आना चाहिए। बट कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जैसे कि बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होती है, ठीक, और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। कौन सी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इन्होंने कुछ नहीं बोला तो मैं कौन सी मान के चलूंगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही मान के चलूंगा। बहुत बढ़िया। अब तो ऑर्डर क्या आ गया? बोरॉन,
फिर क्या आ जाएगा बेरिलियम, फिर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन। ऐसा इसलिए होता है, इन दोनों में चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, बेरिलियम का एस से निकल रहा है, बोरोन का पी से निकल रहा है, तो यहाँ पे लग गया पेनिट्रेशन इफेक्ट, राइट। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होती है, ऑक्सीजन की नहीं होती, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, हाफ फील्ड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब मुझे देखना है भाई, अब मुझे अरेंज करनी है, चीज़ें अरेंज करनी है ना। तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1400 है ना, तो ये आ गया। तो सी का क्या आ गया आपका, एस, ठीक। फिर आपकी किसकी आएगी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा आपका, आर, क्योंकि इस किसका है, फिर उसके बाद नंबर, उसके बाद 1300 है ना, बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगी आपकी किसकी, फिर आएगी आपकी बेरेलियम की आ जाएगी, है ना। तो बेरेलियम कहाँ है, यहाँ पे, और नंबर इसके बाद 1300 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 899, तो ये आ जाएगा क्या आपका क्यू, और बचा कुचा क्या होगा पी। तो ए का क्यू आ गया, ए का क्यू आ गया, ए का क्यू, वो तो पहले ही आंसर आ गया, ए का क्यू, बी का आर, सी का एस और डी का पी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है PCl5 के लिए आइडेंटिफाई करनी है। बहुत बढ़िया। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर अज्यूम टू अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा एक चीज और, हम स्टॉप इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप का हमारी जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाए, और इसी वजह से क्या करते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप वीडियो को पॉज करें, सवाल को सॉल्व करें और फिर आगे मूव करें। वीडियो को पॉज करें, सवाल को सॉल्व करें और फिर आगे मूव करें, और देखिए आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हमसे मैच करता है या नहीं करता, दैट्स इट। और अगर आपका थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है और आपका आंसर भी मैच कर रहा है, देन यू आर गुड टू गो, आप फोड़ के आओगे चीज़ें। बट अगर नहीं कर रहा है मैच और कुछ इशू है, तो आप करेक्ट करने की उससे को कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी करेक्ट नहीं हो रहा है, सो यू कैन कमेंट अस इन कमेंट बॉक्स, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फॉर द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन 1 दिया है, इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर अज्यूम टू अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बढ़िया जी। अगर देख लेते निकाल के, पहले पूछिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है PCl5 की, तो हमारे पास तरीका क्या है, सभी के आप क्या कर लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस के कितने, 5, Cl के कितने, 7, कितने Cl हैं, 5, तो 7 पंजे 35 और 5 40, 40 तो ये आ गया। अगर 10 से ज़्यादा आता है तो 8 से डिवाइड कीजिए, और 10 से कम आता है तो 2 से, तो ये कितने आ गए, 5, ठीक। अब ये तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके, 5। लोन पेयर कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, 0। कुछ इससे जाते हैं और कुछ मेरे तरीके से, ये ट्रिक में कोई लॉजिक नहीं होता। तो बॉन्ड पेयर 5 होगा और लोन पेयर कितने हो गए, 0। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया आपका, 5, और 5 स्टेरिक नंबर है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। सो ये तो करेक्ट है जी, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, बट आपको चुनना क्या है, इनकरेक्ट। सो स्टेरिक नंबर अगर 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होगी, sp3d, राइट। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी sp3d, बहुत बढ़िया। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है, इट मीन्स आपका जो ऑप्शन 1 है वो कैसा है, करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी आपकी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टेरिक नंबर 5 की वो यही होगी, कैसी हो जाएगी, P Cl 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 एंड Cl, ये आ जाएगा आपको। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। अच्छा जी, क्या बोलना चाह रहा है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो इसमें 2 एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड कौन से हैं आपके, ये वाला और ये वाला, ये एक्सियल है। और आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। 3 इक्वेटोरियल हैं, 3 इक्वेटोरियल हैं और 2 क्या है आपके एक्सियल। अच्छा, अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है इक्वेटोरियल से। ऐसा रिपल्शन के चलते होता है। रिपल्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसका एंगल जो है प्लेन से क्या है, 90 डिग्री का। ये तीनों एक प्लेन में है, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड कैसा होता है आपका, लॉन्गर।
इक्वेटोरियल कैसा होता है, शॉर्ट। अच्छा, एक्सियल लॉन्गर होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो यानी कि एक्सियल बॉन्ड कैसा होगा आपका, वीकर होगा, किससे, इक्वेटोरियल से। और इन्होंने क्या बोला है, PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड, ये बात सही है, देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, पर एक्सियल बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बता रहा है, जो कि कैसा हो जाएगा आपका, गलत। सो ऑप्शन 3 आपका जो है वो इनकरेक्ट है। तो आपको 3 ही लगा के आना चाहिए, पर अगला भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ PCl5 लाइन इन अ प्लेन। सही बात है जी, ये तीनों जो हैं ये क्या करते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे हैं, और ये तीनों ही क्या है, एक ही प्लेन में है। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ऊपर और नीचे, एक्सियल बॉन्ड जो है आपका, ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है, इसके ऊपर और नीचे क्या है, परपेंडिकुलर है। इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर इन, SF4 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फर कैसे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ही देख लेता हूं, स्ट्रक्चर निकालने का तरीका क्या है। आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। SF4 में आपके 4 बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 4, बहुत बढ़िया। और लोन पेयर कितना होगा, 1। अब इसको कैसे निकालना है, आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 6 7 चौक 28, 28 6 34, 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कटेगा नहीं, तो 8 क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 2/8। तो जो पूरा पूरा कटा है वो क्या है, आपके बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके, 4। और जो नहीं कटा, कितना नहीं कटा आपका, 2 नहीं कटा ना, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो, उतने क्या आ जाएंगे आपके लोन पेयर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप जाइए केमिकल बॉन्डिंग वाली हमारी वीडियो देखिए, और आपको वहां से चीज़ें आ जाएंगी। बहुत बढ़िया जी। तो कितने आ जाएंगे आपके, 4 और 1 5। स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपका, 5। स्टेरिक नंबर 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d। अच्छा जी, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। अच्छा, ये आ गया। तो अब मैं कैसे करूंगा, सल्फर ऊपर नीचे बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक लोन पेयर है आपका कहाँ, इक्वेटोरियल पे, और आपके पास क्या है, एफ है, एफ है, एफ है और एफ है, ऐसा है आपके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो 3 है आपके, ये 2F और ये लोन पेयर क्या है आपका, तीनों इक्वेटोरियल प्लेन में है। ये वाला प्लेन कैसा है आपका, ये प्लेन में है, और ये इक्वेटोरियल प्लेन है। और इन सभी के बीच में जनरली, नॉट अभी तो नहीं होगा, वैसे रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो 120 डिग्री का एंगल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो लोन पेयर की ही बात कर रहा है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर इन। ठीक है जी, तो कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये बात सही है। एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। अच्छा जी, ये बात देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो लोन पेयर है, इसके और इसके साथ 90 डिग्री पे है, राइट। ये वाला जो लोन पेयर है, ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ क्या है, 90 डिग्री पे है, क्योंकि इक्वल रिपल्शन दे रहा है दोनों को। तो बहुत सही बात है जी ये तो यानी कि 2 लोन पेयर, पर ये बोल रहा है कि 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर नहीं है। कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, बहुत बढ़िया। एंड देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। नहीं, एक ही लोन पेयर है और उसके रिपल्शन कितने हैं, 2 रिपल्शन है 90 डिग्री पे, 2 रिपल्शन है 90 डिग्री पे। बहुत बढ़िया। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कह रहा है, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है 3 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन है 90 डिग्री पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री पे बॉन्ड ही कितने हैं, 2 बॉन्ड है ना। ये बॉन्ड कितने हैं आपके, 2 बॉन्ड है, और इन्हीं के साथ तो 90 डिग्री का रिपल्शन है, इनके साथ नहीं है, इनके साथ आपका 90 डिग्री का रिपल्शन नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कह रहा है, एक्सियल पोजीशन पे, ये गलत हो जाएगा, एक्सियल पे नहीं है, इक्वेटोरियल पे है। उससे अगले वाले में भी क्या हो रहा है, एक्सियल पोजीशन पे, ये भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में एलिमेंट्स दिए हैं और लिस्ट 2 में क्या दिया आपको, प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया, यानी कि बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन दिया, देख सकते हैं आप।
तो सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हम वन बाय वन। बहुत बढ़िया। तो अगर अभी SF6 की तो अभी हमने निकाली थी पीछे वाले में, SF4 की सॉरी, ये आई थी क्या, sp3d। बाकियों की निकाल लेते हैं। तो क्या कह रहा है अगला, क्या, IF5। IF5 मतलब कितना, 7 प्लस 7 × 5, 7×5 = 35 और 7 = 42, 42 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करूंगा, 5 पे कटेगा, 2/8। बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे आपके, 5। लोन पेयर कितने आ जाएंगे आपके, 2/2 विच इज 1। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा आपका, 6। और स्टेरिक नंबर 6 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d, ऐसा कुछ आ जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई। अगला क्या है आपका, NO2 पॉजिटिव। अगला क्या है आपका, NO2 पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो NO2 पॉजिटिव का अगर मैं करूं तो सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़िए। नाइट्रोजन के कितने, 5, ऑक्सीजन के 6, कितने ऑक्सीजन है, 2। अच्छा, प्लस है तो 1 घटाऊंगा और माइनस है तो 1 जोड़ूंगा। तो 1 क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ घटाना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, 5 17 में से 1 गया 2, 16 आ गया। 10 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करूंगा, 2 पे कट रहा है। तो बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे आपके, 2। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा आपका, 2। और स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी आपकी, sp। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं अगले पे, NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन 5 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 4। और प्लस 4 प्लस साइन है तो क्या करूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आ जाएगा, 8। और 10 से कम आ रहा है तो कितने से डिवाइड करूंगा, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 4। तो बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा मेरा, 4। और बॉन्ड पेयर 4 आ गया मतलब स्टेरिक नंबर, और लोन पेयर कितना आ गया, 0। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4। स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब बस मैच कराना है मुझे। तो पहला वाला किससे मैच कर रहा है मेरा, पहला वाला मैच कर रहा है मेरा sp3d यानी 3 से, 1 2 3। अच्छा, IF5 किससे मैच कर रहा है, sp3d2 से। तो sp3d2 किसका आ जाएगा मेरा, 1 का। ठीक है। फिर NO2 पॉजिटिव बोल रहा है, NO2 पॉजिटिव sp से मैच करेगा तो ये किससे मैच करेगा, 5 से। और NH4 पॉजिटिव की क्या आई थी, sp3, तो ये किससे मैच करेगा, 4 से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब बस देखना है मैच कौन सा कर रहा है। तो A का 3 कर रहा है, ठीक है। तो A का 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बस इसी में आ रहा है। तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। देख लेते हैं, A का 3 कर रहा है, बहुत बढ़िया। B का क्या कर रहा है, 1। B का 1 चाहिए था मेरे को, ठीक है। C का 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और D का 4 आ रहा है। So the correct answer to this question is option 3. You have to mark option 3 as the correct answer to get full marks. बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है, in which of the following processes the bond order increases and paramagnetic character। क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है भैया, in which of the following process the bond order increases and paramagnetic character चेंजेस टू डायामैग्नेटिक। ओहो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। MOT का सवाल है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं देखूँ तो बॉन्ड ऑर्डर की मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके कितना, 11 12 13 14, ठीक, 15 16 17 और 18, ये हो सकते हैं आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, कितने, 14, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो चाहे कम हो रहे हो तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या करेगा, घटेगा। कितने से, 0.5 से। तो 3 वाले 14 का 3 आ रहा है तो 15 का कितना आ जाएगा, 2.5। 16 का आ जाएगा 2, 17 का आ जाएगा 1.5 और 18 का आ जाएगा 1। राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, 13 का कितना आ जाएगा, 2.5। 12 का आ जाएगा 2, 11 का आ जाएगा 1.5 और 10 का आ जाएगा 1। ये याद रखना भाई, सिंपल। ये तो आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, पैरा और डाया कैसे चेक करूंगा, उसकी भी हमारे पास ट्रिक है। आप चाहो तो हमारे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं वीडियो। तो पैरा और डाया मैग्नेटिक अगर मैं चेक करूं तो सारे, अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके ओड आए तो कैसा होगा, पैरा। और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इवन आए तो होगा डाया। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि 10 वाला और 16 वाला, वो कैसा होता है आपका, पैरा होता है। अगर कोई भी कंडीशन आपको दी नहीं हो तो ये वाला रूल लगेगा। मैं एस और पी मिक्सिंग की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये चीज़ समझ आती है। अच्छा, तो अब देखो, आप करके देख लेते हैं हमें ना।
O2 के टोटल इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, ठीक है, O2 के अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो होते हैं 16, ठीक है, और O2 पॉजिटिव के निकालोगे तो 15, तो 16 से 15 जा रहा है, 16 से 15 जा रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 से कितना हो जाएगा 2.5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, यानी बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है, और मुझे क्या चाहिए था, बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज करे पर पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाए, किसमें, डायामैग्नेटिक में, राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा पैरा, ये तो पहली कंडीशन तो फिक्स हो गई, O2 से O2 पॉजिटिव, क्या कर रहा हूँ मैं, O2 से O2 पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो तो इसका कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 2.5, पहली कंडीशन फिक्स। अब दोनों को देखता हूँ पैरा है या डाया, तो O2 16 है तो 16 वाला किस में आ रहा है, पैरा में, तो ये पैरा है भाई। और O2 पॉजिटिव के कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, ओड है, ओड वाला किस में आ जाएगा, वो भी पैरा में, तो ये भी कैसा है, पैरा। तो दूसरी कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो पहला आंसर आपका नहीं आ रहा। इसी तरीके से आपको सबका निकालना है, किसका निकाल सकते हो अगला, O2 से O2 2 नेगेटिव, अगेन O2 16 है, O2 16 है और O2 2 नेगेटिव कितना हो जाएगा 18, करके देख लो चाहे तो, ऑक्सीजन पे 8, दूसरे ऑक्सीजन पे 8, तो कितने हो गए 16, तो O2 के तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 2 नेगेटिव के निकालूंगा तो कितने हो जाएंगे 16, और 2 नेगेटिव है मतलब कितने हो जाएंगे, 2 जोड़ने पड़ेंगे 18। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2, है ना, और O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है या घट रहा है, बॉन्ड ऑर्डर मुझे कैसा चाहिए था इंक्रीज, तो यहाँ पे तो घट रहा है, तो दूसरा आंसर भी आपका नहीं होगा, दूसरा भी क्या हो गया इनकरेक्ट। अगला देखते हैं NO से NO पॉजिटिव वाला, है ना, तो NO का देखूं मैं और NO पॉजिटिव का टोटल इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इसके 15 आ जाएंगे, 5 नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8, तो 15 आ गए, और NO पॉजिटिव के निकालूंगा तो कितने हो जाएंगे 14, बहुत बढ़िया। तो अगर 15 है तो उसका मैं अब क्या देख लेता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया, और 14 का कितना हो जाएगा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है। मुझे अब देखना है अगली कंडीशन, तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन है ओड है तो वो कैसा होगा पैरा, तो ये तो हो गया पैरा यहाँ से, और 14 है तो वो कैसा होगा आपका डायामैग्नेटिक होगा, E1 वाला कैसा होता है डायामैग्नेटिक। अब देखते हैं मुझे क्या चाहिए था, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायामैग्नेटिक वन, तो आपका इस वाले में आ रहा है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। बढ़िया, अगला भी देख लेते हैं, N2 से N2 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो N2 क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, N2 पॉजिटिव हो गया 13, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, इसका 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है अ मेटल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला MCl4.3NH3, ठीक है, इज इन्वॉल्व इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि, ठीक है चलिए, यानी कि लीगेंड कितने होंगे 6 होंगे, ये समझ में आ रहा है। इट अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन गिव्स x मोल ऑफ AgCl, ओके, कंसिडर x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ BrF5, देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट बाय द कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनाएगा, बहुत बढ़िया। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा है, आपको दिया है MCl4.3NH3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2, यानी कि लीगेंड कितने हो गए हमारे 6, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लीगेंड होंगे 6, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इट अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस ऑफ क्या मैं डाल रहा हूँ AgNO3, तो जैसे ही मैं AgNO3 के साथ इसको ट्रीट कराऊंगा तो मेरे को x मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, ये भी क्लियर है, यानी प्रेसिपिटेट तो आ रहे हैं, ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट कितने आ रहे हैं x मोल आ रहे हैं, और वो x जो है वो इक्वल है BrF5 के, BrF5 पे सेंट्रल मेटल पे, BrF5 में सेंट्रल मेटल पे कितने लोन पेयर है। अच्छा, तो मैं अगर BrF5 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसी सी आएगी, आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लगा सकते हैं, एफ 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 एफ, ऐसा क्यों, बॉन्ड पेयर आएंगे 5, लोन पेयर आएगा 1, क्लियर। तो अगर लोन पेयर 1 आ रहा है यानी कि AgCl भी कितने आएंगे मेरे 1 मोल आएगा, है ना, और अगर AgCl 1 मोल आएगा तो मेरा एक ही Cl होगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसा होगा मेरा M, ठीक, आपका आ जाएगा Cl3, ठीक, NH3 कितने होंगे अंदर, ये भी 3 होंगे, और एक Cl क्या होगा मेरा बाहर होगा, ऐसा सा कुछ आएगा, तभी मेरे को 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा।
आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया जी। अब आपको बताना है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालूंगा तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कैसे, एक बनेगा आपका मेरिडायोनल और एक बनेगा आपका फेशियल। कैसे कैसे होते हैं भैया, सी एल सी एल सी एल, NH3 NH3 एंड NH3, ये आ जाएगा एक। तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका M, ठीक, Cl 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 NH3 NH3 NH3, ये आ जाएगा आपका, राइट। तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके बनेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अगला सवाल। ये पी ब्लॉक का सवाल है हमारा, और पी ब्लॉक हमारे सिलेबस में है, जेई मेन के सिलेबस में है, राइट। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो देख लेते हैं, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन दे रखा है, लिस्ट टू दे रखा है। लिस्ट वन में आपको कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दे रखी हैं, और लिस्ट टू में उनकी क्या दे रखी है, आपको एप्लीकेशंस दे रखी है। क्लियर। फिर आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, चूज करना है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे किससे क्या बनता है, ये पूछा गया है, सिंपल सिंपल सा। तो आपको पता है हैवर प्रोसेस किसके लिए यूज होती है, आपकी NH3 के फॉर्मेशन के लिए। तो ए किससे मैच होगा आपका, 3 से। अच्छा, ओसवाल्ड प्रोसेस आपकी किससे मैच होती है, ओसवाल्ड प्रोसेस होती है जी आपकी HNO3 के लिए। तो बी किससे मैच हो जाएगा आपका, 1 से। अच्छा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप क्या बनाते हो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप बनाते हो H2SO4। तो सी किससे मैच हो जाएगा आपका, 4 से। और होल्ट हेरोल्ड प्रोसेस जो है मेटलर्जी में यूज होती है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसका मैच किससे हो जाएगा आपका, 2 से, राइट। तो ए आ जाएगा आपका, किससे मैच होगा आपका, ए आपका 3 से मैच करेगा। तो ये और ये हो सकता है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी किससे मैच करेगा आपका, बी 1 से मैच कर रहा है, तो आपका आंसर आ गया ये। So the correct answer to this question is option 3. You have to mark option 3 as the correct answer to get full marks. बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ने क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड आपको बताने हैं, द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स अमंग दिस। आपको ये बताना है कि क्या होगा, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा क्या है। तो आपको अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दिखे तो वो कैसा होगा, बेसिक। आपको मेटल का ऑक्साइड दिखे तो वो कैसा होगा, बेसिक। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दिखे तो वो कैसा होगा, एसिडिक। और कुछ होते हैं आपके क्या होते हैं, न्यूट्रल। बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने न्यूट्रल की बात भी की थी। न्यूट्रल कौन कौन सा होगा, NO होगा, CO होगा, H2 होगा और N2 होगा, ये न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल कौन कौन सा हो गया, NO हो गया, CO हो गया, और कोई सा है क्या, और N2 हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो ये तो छोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको सिर्फ एसिडिक पूछा है, ठीक। तो बेसिक कौन कौन से होंगे, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, कौन कौन से हो जाएंगे भाई, Na2O, CaO, ये कैसे होंगे आपके, बेसिक हो जाएंगे, राइट। तो आपके CaO और Na2O ये कैसे हो जाएंगे आपके, बेसिक। तो एसिडिक कौन से होंगे आपके, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे। नॉन मेटल कौन सा होगा, Cl2O7, SO2, NO2 और N2O3, ये सभी क्या होंगे आपके, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 04। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द नंबर ऑफ इंटर हेलोजन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसकी है। बहुत बढ़िया जी। अब एक एक करके सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको दिया है ClF3, ठीक। ClF3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टी शेप। निकालना कैसे है, निकालने का तरीका सेम है। Cl के 7 इलेक्ट्रॉन और F के 7, कितने F में 3, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। बहुत बढ़िया। अगर 10 से ऊपर आ रहा है तो 8 से डिवाइड करूंगा, और 10 से नीचे आ रहा है तो किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, ठीक। तो कितने में कट जाएगा है, 8 या 24 में कट जाएगा, 4/8 ऐसा कुछ आ जाएगा। जो पूरा पूरा कट रहा है वो क्या होगा, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3।
और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, जो बचा है, बचा कितना है 4, उसको 2 से डिवाइड करो, आपके लोन पेयर आ जाएंगे। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा आपका, स्टेरिक नंबर आ जाएगा कितना 5। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ स्टेरिक नंबर 5 से, तो स्टेरिक नंबर 5 की स्ट्रक्चर जो होती है वो ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। तो यानी कि Cl ऐसा कुछ आएगा, और जो F आएंगे वो आएंगे आपके एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, लोन पेयर आपके यहाँ आएंगे। तो ये क्या होती है आपकी टी शेप। ठीक, आप इस तरीके से सभी की स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ सबकी। IF7 क्या होगी, IF7 आपकी 1 2 3 4 5 6 7, और ये सभी क्या होंगे एक में। इसकी हो गई पेंटागनल बाय पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, अगला क्या दिया है BRF5। BRF5 की कैसी होगी आपकी, एफ 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 एफ, एक लोन पेयर। तो ये आ गया क्या, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। लोन पेयर को आप उसमें काउंट, शेप में काउंट नहीं करते, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। आपको कौन सी चाहिए, आपको स्क्वायर पिरामिडल ही चाहिए, तो एक तो आ गया आपके पास आंसर। अच्छा, BRF3 और ClF3 सेम कैटेगरी के ही बंदे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टी शेप। BRF3 क्या हो जाएगा आपका टी शेप। राइट, आप चाहो तो सेम प्रोसेस से निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज योर I2Cl6। I2Cl6 कुछ ऐसा सा होता है, I2 Cl 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 Cl। ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, पूरी की पूरी प्लेनर, यानी कि ये भी स्क्वायर पिरामिडल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज योर IF7। IF7 और आपका BRF5 सेम कैटेगरी के हैं, देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो यानी ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा IF7 और सॉरी IF5 क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल ही हो जाएगा IF5, ये दोनों आपके आगे सेम है। राइट, IF5 भी आ गया, बहुत बढ़िया। अगला ClF कैसा, दो एटम हमेशा क्या होंगे, लीनियर होंगे, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये लीनियर है। ClF कैसा है आपका, लीनियर। ClF ये आपका कैसा है, लीनियर। लीनियर कैसे है भाई, ClF, सिंपल। अगला क्या है आपका ClF5। देखिए ClF5 आपका BRF5 और IF5 ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको आंसर देगा सेम, क्या, स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा 3। क्या, कौन कौन से होंगे भाई, कौन कौन से होंगे, आपका होगा BRF5, आपका होगा IF5 और आपका होगा ClF5। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो आंसर क्या आ गया आपका 03। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर मैच टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मैच टाइप में क्या दिया आपको, लिस्ट 1 दी है, उसमें क्या दिए हैं ऑक्सो एसिड्स, और लिस्ट 2 दी है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फोस्फोरस आपको दी है। तो आपको मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो चलिए देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। आपको ऑक्सो एसिड्स दिए हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है, तो क्या करना है आपको, मैच कराना है। तो मैच अगर आप कराएंगे तो आपको सबसे पहले दिया है हाइपोफोस्फोरस एसिड। अच्छा, कुछ चीजें याद रखिए, ऑर्थो मतलब सेम, ऑर्थो मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइपो मतलब एक से कम, ऐसा समझ के चलिए आप, ठीक है। इक मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे समझ के चलिए। अब आ गया, सबसे पहले क्या आ गया आपका, सबसे पहले ऑर्थोफोस्फोरस वाला कुछ ढूंढते हैं। तो ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड मतलब, ऑर्थो मतलब सेम और एक मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट जो फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वाला होगा। तो ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड क्या होगा आपका H3PO4, क्या होगा ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड। ठीक, और यहाँ पे आप फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा +5। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हाइपो मतलब एक से कम, है ना। तो अगर हाइपो लगा दूंगा मैं फोस्फोरिक एसिड के आगे, फोस्फोरिक एसिड के आगे हाइपो लगा दूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +4। +4 वाला क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका H4P2O, क्या हो जाएगा
6। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4। तो ये क्या होगा आपका हाइपोफोरिक एसिड। एक मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट से एक कम, हाइपो लिखाती है ना, हाइपो से क्या होगा एक कम। अच्छा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज ऑर्थोफोस्फोरस। अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मतलब हायर। तो फोस्फोरस की जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट करता हूँ वो 5 के बाद 3 काउंट करता हूँ, ठीक है। तो अस मतलब 3 में होगा, एक मतलब हाईएस्ट, फोस्फोरस की हाईएस्ट क्या होगी 5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपका ऑर्थोफोस्फोरस है, ऑर्थोफोस्फोरस एसिड। तो ये क्या हो जाएगा H3PO3, फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +3। अच्छा इसके बाद क्या है हाइपोफोस्फोरस। हाइपो मतलब फिर कम, 80 से कम। तो क्या हो जाएगी प्लस में 3 से जो आएगी वो कम आएगी। तो हाइपोफोस्फोरस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए विच इज H3PO2। आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फोस्फोरस की तो वो आएगी 1। तो ये क्या है आपका हाइपोफोस्फोरस क्या एसिड। अब आपको मैच कराना है, तो आपका किसका कौन से मैच कर रहा है। अगर आप देखोगे आपका ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड +5 से कर रहा है, तो ऑर्थो वाला आ गया 1 से। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं 1, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और ये 1 आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा अगला दे रखा है हाइपोफोस्फोरिक एसिड। हाइपोफोस्फोरिक एसिड +4 वाला, तो ये आ गया 2, ठीक है। ऑर्थोफोस्फोरस एसिड, ऑर्थोफोस्फोरस एसिड कितना है +3 वाला था, तो +3 वाला कितना आ गया 3। और हाइपोफोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड वाला क्या होगा आपका +1 वाला होगा। तो आपका ये 5 से मैच करेगा। अब देख लेते हैं हम किसका किससे मैच कर रहा है, ठीक। तो आप देखोगे आपका A5 से मैच कर रहा है, A5 से मैच कर रहा है, तो 2 ऑप्शन है ऐसे, ठीक है। अच्छा बी किससे मैच कर रहा है 1 से, B1 से मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका यही आ गया, C2 से और D 3 से। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज टू ऑब्टेन H2SO8 बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज टू ऑब्टेन H2SO8 बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, अच्छा सवाल है, पी ब्लॉक का सवाल है। और ग्रुप 15 सॉरी ग्रुप 15 से ग्रुप 18 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि 12th का पार्ट है। 12th का पार्ट जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये रिडॉक्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, रिडॉक्स के हिसाब से भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस चाहे तो इलेक्ट्रोलिसिस में काउंट कर लो आप। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, क्या ये यूज़ करते हैं। एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कौन से आएगा। तो अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4 को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो आपको मिल जाएगा क्या H2SO8 मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है हाई हो जाती है, और आपको जो है एज अ प्रोडक्ट H2SO8 मिलना चालू हो जाता है। तो इसकी दो प्रोसेस है। अगर आप डाइल्यूट लेते हो और आप कंसंट्रेटेड लेते हो तो दोनों केस में चीज़ें अलग होती हैं, राइट। अगर आप डाइल्यूट ले रहे हो तो कैथोड पे और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैथोड पे जो होगा वो आपका H+ जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा H2 में, ऐसा कुछ आएगा, ठीक। और एनोड पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्योंकि वाटर जो है वो भी आपका पड़ा है, तो H2SO4 H+ देगा तो H+ क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। बट सल्फेट की कंसंट्रेशन अभी कम है, तो आपका क्या है वहाँ पे वाटर भी है, तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वाटर ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या दे देगा O2 आपको दे देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका वाटर, ठीक है। तो आप इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4H पॉजिटिव, ठीक।
अब कंसंट्रेटेड के केस में क्या होगा आपका, कैथोड पे अगेन रिडक्शन होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड पे क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी, H प्लस आपका क्या देगा, H2 देगा, क्योंकि H प्लस H2SO4 में ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप एनोड की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अब H2SO4 कंसनट्रेटेड है, इट मीन सल्फेट का अमाउंट भी क्या है, अच्छा खासा है। और आपका जो H2O ना ऑक्सीडाइज होकर आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, HSO4 नेगेटिव जो है वो आपका क्या दे देगा, आपको H2S2O8 दे देगा +2 इलेक्ट्रॉन। ये किस पे होगा, आपका एनोड पे होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कहता है, अच्छा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 involves two step process in which first step is reaction with KOH and KNO3 to produce, ओके तो अगर आप MnO2 को बेसिक मीडियम में राइट आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, K2MnO4। और आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करा सकते हो, किससे कराओगे आप ऑक्सीडाइज फर्दर, आप करा सकते हो CO2 के साथ, आप करा सकते हो Cl2 के साथ, और आप करा सकते हो किसके साथ, ओजोन के साथ। तो ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपको मिल जाएगा KMnO4। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप फर्स्ट स्टेप में KOH और KNO3 आप इसको भी ले सकते हो एज अ ऑक्सीडाइजिंग, KNO3 सॉरी, KNO3 भी ले सकते हो आप एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 की जगह, क्योंकि KNO3 क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा NO2 नेगेटिव में, और आपका MnO2 क्या कर जाएगा, ऑक्साइड पायरोल्यूसाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, K2MnO4 में। यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं आगे, तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ये कहता है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बोर मैग्नेटोन में आपको आंसर देना है ऑफ Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव आयन इस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटोन में। तो n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, n है। तो आपको n ही काउंट करने, तो आपको दिया है क्या, Cu पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होती है D10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 0। अगला क्या दिया है, Cu2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी D9 आउटर मोस्ट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, आप निकालेंगे तो 1। कैसे निकालेंगे आप D में इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 1 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर Cr2 पॉजिटिव। Cr2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका, ये होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5, तो 2 निकल जाएंगे तो क्या बचा, D4 या 3d4 ऐसे कह सकते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4 हो जाएंगे। अच्छा Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 3d3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने हो जाएंगे, 3। सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, Cr2 पॉजिटिव का, फिर किसका आएगा, Cr3 पॉजिटिव का, फिर किसका आएगा, Cu2 पॉजिटिव का, और फिर किसका आएगा आपका Cu पॉजिटिव का। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। अब ये कहाँ मैच कर रहा है आपका, सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका किसका, Cr2 पॉजिटिव का, फिर आ रहा है Cr3 पॉजिटिव का, फिर आ रहा है Cu2 पॉजिटिव का, और फिर C। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे, तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है,
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल अमंग क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन एंड निकल विच हैज द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज। ये ऑप्शन आपको दिए हैं, 2025 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या बोलता है, तो आपको पता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ही आपके एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। तो 1 बाय 1 सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रोमियम क्या हो गया आपका 4s1 3d5, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 6। कोबाल्ट कितना हो गया 4s2 3d7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 3। आप निकाल सकते हैं डी में अगर लिखेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड हो गए, राइट, इस तरीके से। अच्छा अगला क्या है आयरन। आयरन क्या होता है 26 4s2 3d6, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आप देख लेते हैं 1 2 3 4 5 है ना, और 6, तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। ठीक, और अगला आपको दिया है निकल। निकल का क्या होता है एटॉमिक नंबर 28 4s2 3d8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप इसी तरीके से निकालेंगे तो कितने आएंगे 2। तो जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा क्या, उतनी ही क्या होगी कम होगी लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सबसे कम किस में आ रहे हैं निकल में। और अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो कितने हो जाएंगे, एस और डी दोनों के काउंट करूंगा तो 2 + 8 कितने हो जाएंगे आपके 10, इसके क्या हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। चलिए इसको ग्राफ से और देख लेते हैं। ग्राफ क्या कह रहा है, ये दे रहा है आपको 3D सीरीज, कहाँ दी है यहाँ पे दिया आपको 3D सीरीज। तो क्या कर रहा है, पहले तो इंक्रीज कर रही है क्रोमियम तक, यानी क्रोमियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर आपकी Mn में डिप आ गया, फिर आपकी हल्की सी इंक्रीज करी और फिर डिक्रीज करी। तो देखिए निकल की क्या है आपकी सबसे कम आ रही है, कितने गिवन एलिमेंट में, ये देखिए ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो इन सभी में देखेंगे तो सबसे नीचे कौन है निकल है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल काफी अच्छा है। द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, किस वजह से। ठीक है बहुत बढ़िया। तो अगर मैं देखूं K2Cr2O7 में देखूं तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी, और अगर मैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं +6 के लिए तो ये आ जाएगा 4s0 और 3d भी क्या 0, यानी यहाँ पे dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, राइट। अगर मैं अगला देखूं KMnO4, और KMn में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7, यानी कि अगर मैं Mn की +7 में कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये भी 4s0 और 3d क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ भी dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपके काफ़ी सारे ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। कैसे देखिए, dd ट्रांजिशन इन KMnO4 नहीं हो सकती भाई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। dd ट्रांजिशन इन K2Cr2O7 ये भी नहीं हो सकती। dd ट्रांजिशन इन बोथ ये भी नहीं हो सकती। तो बचा क्या 1। पर देखते हैं हो कैसे रही है। तो अगर आप देखोगे तो क्रोमियम और मैग्नीज दोनों में ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन किस पे है O के 2 नेगेटिव पे, और ये किसको दे रहा है क्रोमियम के +6 को, तो यहाँ पे हो रहा है ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन से किस पे क्रोमियम पे। अगले में भी देखूं तो Mn+7 है, ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किस पे Mn+7 पे, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। ये दो रिएक्शन आपको दिए हैं, आपको बताना है ए क्या है और बी क्या है। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं पहली रिएक्शन देखूं तो CrO2Cl2 में आप बेसिक मीडियम में डाल रहे हो, ठीक है। तो एज सच कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो यहाँ पे नहीं हो रही है। तो बेसिक मीडियम में जो स्पीशीज स्टेबल होता है क्रोमियम का वो होता है CrO4 2 नेगेटिव। तो यानी कि आपको पहले क्या मिलेगा Na2CrO4 ये मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा 2NaCl, प्लस आपको मिलेगा 2H2O। अब ये जो A बना है मेरा, ये फर्दर मैं रिट्रीट करा रहा हूँ। A जो है Na2Cr2CrO4 प्लस 2HCl H2O2 की प्रेजेंस में आपका रिएक्शन दे रहा है। तो ये क्या देगा, ये देता है आपको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जो कि H2O2 खुद क्या कर रहा है स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो क्या होता है भाई, ये मेरे को मिलेगा CrO5 प्लस
3H2O प्लस NaCl, ये आपको मिलेगा, राइट। अब ये CrO5 जो है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, और इसको स्टेबलाइज कर रहा है कौन, H2O2। H2O2 जो है वो आपका इसको नीचे से स्टेबलाइज कर रहा है एज अ लीगेंड लोन पेयर के हिसाब से, तो ये कुछ ऐसे से हो रहा होगा, OH कुछ इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये बना रहा है क्या स्पीशीज, CrO5, ये B है, तो A क्या हो गया आपका Na2CrO4 और B क्या हो गया CrO5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, अगला सवाल कुछ ऐसा सा दे रखा है आपको, और इसको जल्दी से रीड कर लीजिए और बताइए क्या आ रहा है। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये, वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट दी है ABCD 4, और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, करेक्ट आंसर बोला है चुनने को, राइट। और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बोल रहा है द M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आयरन इज ग्रेटर देन मैंगनीज, यानी कि आयरन का 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, ये इसका जो ई नोड आएगा मेरा वो Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव से क्या आएगा, आयरन वाले का ज़्यादा आएगा। अच्छा देख लेते हैं भाई, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आयरन की क्या होगी 3d6, और Mn की क्या होगी 3d5, Mn2 पॉजिटिव की। वहीं अगर मैं Fe3 की लिखूं तो क्या होगी 3d5, और Mn3 पॉजिटिव की क्या होगी 3d4। ऐसा सा कुछ हो रहा होगा। अगर आप देखोगे तो Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है वो स्टेबल आ रही है, हाफ फिल्ड है। बट वहीं पे अगर मैं Fe3 पॉजिटिव की रिएक्शन को देखूं तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हाफ फील्ड से क्या जा रहा है, अनस्टेबल की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि ऊपर वाला जो है वो कम स्पॉन्टेनियस होना चाहिए रेदर देन नीचे वाले से, यानी कि ई नोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा आना चाहिए, ई नोड पोटेंशियल आपका Mn वाले का ज़्यादा आना चाहिए। और इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है आयरन का ज़्यादा, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट कैन स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट गेट स्टेबलाइज्ड बाय, सही बात है। अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn2O7, इसमें Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जनरली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये किसके साथ दिखाते हैं, आपके ऑक्साइड के साथ दिखाते हैं रादर देन आपका किसके साथ, फ्लोराइड के साथ। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको दिख भी गई होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cr2 पॉजिटिव कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, बोल रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर हाइड्रोजन को लिबरेट कराना है एसिड से तो H+ को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और खुद को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो Cr2 पॉजिटिव किस में जाना चाहिए, Cr3 पॉजिटिव में, है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना आपका, ऐसा होना चाहिए। और होता क्या है, जो ये आपका Cr3 पॉजिटिव से Cr2 पॉजिटिव का अगर आप ई नोड की वैल्यू देखोगे तो ये नेगेटिव आती है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होता है। और अगर हाइड्रोजन की ये ऊपर है इट मीन्स ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा देगा डाइल्यूट एसिड से। इट मीन्स जो आपका सी ऑप्शन है वो कैसा है, करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे, ऑप्शन डी, सॉरी स्टेटमेंट डी क्या कह रही है। अगर मैं देखूं कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V2 पॉजिटिव इज ऑब्जर्व बिटवीन 4.4 टू 5.2। बहुत बढ़िया, चेक कर लेते हैं। V2 पॉजिटिव V से बना होगा, और V का जो एटॉमिक नंबर है आपका वो होता है क्या, शक्ति बक, यानी 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d3, राइट।
और V2 पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी ये 3d3। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखूं तो कितने हो जाएंगे मेरे 1 2 3, है ना। और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना चाहिए 3.87 के अराउंड आना चाहिए। इन्होंने कितना दिया है 4.4 से 5.2। इट मीन्स ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बता रहे होंगे आपको 4 बता रहे होंगे, राइट। 3 तो नहीं बता रहे, 3 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इट मीन्स, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ये बता रहे हैं 4 के अराउंड और आपके आ रहे हैं 3, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी एंड सी आ रहा है, तो आपका सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 आपको ये दे रखे कॉम्प्लेक्सेस और लिस्ट 2 में क्या दे रखी है आपको हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बढ़िया। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं भैया कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। ऑल्दो आपको देख देख के पता भी चल गया होगा। इसकी sp मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसकी sp3 आएगी, इसकी जो आएगी वो क्या आएगी आपकी, इन्होंने क्या दिया, ठीक है, इसकी dsp2 आएगी। अभी मैं करके बता दूंगा आपको कैसे आ रही है। 6 लीगेंड है, 6 लीगेंड में आपकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रॉन्ग लीगेंड के साथ आएगी d2sp3 और इसकी आएगी sp3d2। चलिए अब करके देखते हैं कैसे आ रही है। ठीक है, तो मैंने लिखा NiCO4 ये है ना। तो निकल को अगर मैं देखूं तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे क्या आ रही है 0। निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s2 3d8। बहुत बढ़िया, क्योंकि निकल आपका CO के साथ है और CO कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा। क्या कराएगा भाई, पेयरिंग कराएगा। और पेयरिंग कराएगा तो आपकी जो सारे इलेक्ट्रॉन है किस में आ जाएंगे 3d में आ जाएंगे। तो 3d क्या हो जाएगा 10। अब 3d फुल भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरने चालू होंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन भरने चालू होंगे बाहर से। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p। इलेक्ट्रॉन भरने चालू होंगे कहाँ से, बाहर से। 2 इसमें आ जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 इसमें आ जाएंगे, है ना। तो यानी कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। सिमिलरली आप बाकियों की भी निकाल सकते हैं। बाकी जैसे कि CuNH342 पॉजिटिव, CuNH342 पॉजिटिव। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन निकालो भाई। कॉपर आ गया D9, D9 आया तो क्या आ जाएगा भाई आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आ जाएगा। बढ़िया, D9 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन भरने चालू होंगे आपके बाहर से, ये फिर ये आ जाएगा 3d, ये 4s, ये 4p और फिर आ जाएगा आपका 4d। ऐसा कुछ होगा, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे आपके, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है आपका क्या कर जाएगा जंप कर जाएगा। जंप करके किस में चला जाएगा p में चला जाएगा। अब आपके इलेक्ट्रॉन भरने चालू होंगे इधर से 1 2 3 4, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी dsp2, राइट। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी भाई dsp2। अगला देखते हैं, जो आयरन है FeNH362 पॉजिटिव, एक ये है और एक दे रखा है FeH2O 624। अगर लीगेंड 6 हो तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है sp3d2 आएगी या d2sp3 आएगी। बट अगर मैं आयरन को देखूं Fe2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी d6 और अगर ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है मतलब पेयरिंग होगी, है ना। NH3 कैसा है स्ट्रॉन्ग लीगेंड, तो पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो आपके इनर ऑर्बिटल फिल होंगे, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी d2sp3। और H2O कैसा है वीक लिगेंड, कॉन्फ़िगरेशन अभी भी सेम। पेयरिंग नहीं होगी, है ना, पेयरिंग नहीं होगी तो D तो खाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरने चालू होंगे बाहर से, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब मैचिंग देखते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा भाई, A का आ गया आपका क्या, A का आ गया आपका 1, B का आ गया क्या आपका 2, बहुत बढ़िया। C का आ जाएगा आपका क्या 4
और डी का आ जाएगा आपका क्या 3। तो ये बस ये देखना है आपका कहाँ पे मैच कर रहा है। ए का 1 बी का 2, 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 यहाँ पे आ रहा है सी का 4 और डी का 3। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर of FeF6 3 negative, COF6 3 negative, NiCO4 and NiCN4 2 negative complex species based on the number of unpaired electron present in। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको बताने प्रेजेंट कितने होंगे। बहुत बढ़िया, तो देख लेते हैं भाई। अगर मैं देखूं, एक दे रखा है आपको FeF6 कितना 3 नेगेटिव, तो सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो आयरन की कितनी आ जाएगी यहाँ पे +3, ठीक है, आयरन +3 आ गया इसमें। फिर निकालो COF6 3 नेगेटिव में, CO की तो CO भी +3 में, बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ आपके NiCO4, इसमें Ni जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और फिर आ जाएगा NiCN4 2 नेगेटिव, इसमें Ni किस में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब बहुत बढ़िया, अब आपको पता होना चाहिए जो F है वो वीक लिगेंड है F नेगेटिव, और जो CO और CN नेगेटिव है वो कैसे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग तो नहीं होने से रही, पेयरिंग आपकी नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन वापस से पीछे की तरफ नहीं फेंकेगा वो। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी ही होगी, पेयरिंग होगी। तो बस इसको देख के ही आपको क्या करना है, इसको देख के ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहला क्या है, CO दिया, Fe दिया है, Fe3 पॉजिटिव, Fe की एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। तो 3 निकल गए तो कितने रह जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। समझ लेते हैं। तो Fe हो गया क्या 26, 4s2 3d, 6। अब 3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो Fe में कितने आ गए +3, तो ये क्या रह जाएगा 3d5। क्या पेयरिंग हो रही है, F पेयरिंग नहीं कराएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा अगला CO पे +3 है, और CO की मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बचे 3d6, F के साथ है, पेयरिंग नहीं कराएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 4। कैसे 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये 4 कैसे हो जाएंगे आपके अनपेड हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ होगा, है ना। अगला NiCO4, निकल का एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, पेयरिंग होगी, CO स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग होगी तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे D में, तो 3d10 हो जाएगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला Ni का, Ni2 पॉजिटिव, Ni अगेन कितना है 4s2 3d8, Ni2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 3d8। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D में आप भर के देख लीजिए, क्या पेयरिंग करा रहा है, करा रहा है। क्यों, CN कैसा है स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग करा दो। 8 ऐसे भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। बहुत बढ़िया, तो आपको इसके हिसाब से ही भरना है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अनपेड किस में आ रहे हैं आयरन वाले में, तो आयरन वाले में आ रहे हैं भाई इसमें। फिर किस में आ रहे हैं CO वाले में 4, ये 5 ये 4, अगले में 0 और उससे अगले में 0। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है the metal ion whose electronic configuration is not affected by the nature of the ligand and which gives a violet color in non-luminance under hot condition in borax bead tests। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। नेचर ऑफ लिगेंड से उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अफेक्ट ना हो, बहुत बढ़िया।
अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी अफेक्ट करते हैं, जब आपके डी में इलेक्ट्रॉन क्या हो 4 5 6 7। अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 या फिर D8 D9 या D10 है, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं पहले, तो आपकी Mn की क्या आएगी D5, Cr की क्या आएगी D3, Ni2 पॉजिटिव की क्या आएगी D8 और Ti की क्या आएगी शक्ति, है ना। तो 3 निकल गए तो D1। तो आपका आंसर आ सकता था 2 3 और 4, 5 का तो नहीं हो सकता, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है बोरेक्स बीड टेस्ट में वायलेट कलर कौन देता है नॉन लुमिनस फ्लेम में। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपका कौन है, Ni2 पॉजिटिव है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपका क्या कहता है, तो चलिए देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है आपका। इन बोरेक्स बीट टेस्ट अंडर हॉट कंडीशन अ मेटल सॉल्ट इज हीटेड एट पॉइंट बी of the flame resulted in green color salt bead. The spin only magnetic moment value of salt is, आपको spin only magnetic moment value बतानी है, राइट। ऑल्दो आपको ये आपको दे रखे हैं तो आप इसी में से चुन भी सकते थे, बट आपको बताना है कि कौन है ऐसा बंदा जो आपको अगर बी पॉइंट पे अगर उसका सॉल्ट में हीट करूं तो वो क्या देगा आपको, ग्रीन कलर की बीड, ग्रीन कलर देगा, बीड देगा, राइट। तो अभी देख लेते हैं हम। अगर आप देखोगे इस टेबल के हिसाब से आपके पास दो तरह की फ्लेम होती है, नॉन लुमिनस और लुमिनस फ्लेम। ठीक है, तो बी वाली जो होती है वो लुमिनस फ्लेम होगी और ए वाली जो होगी वो नॉन लुमिनस फ्लेम होगी। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब सोल्ट को जब मैं हीट करता हूं लुमिनस फ्लेम में, इन सभी के सोल्ट को, तो आपको कोल्ड में ये कलर मिलते हैं और हॉट में ये कलर मिलते हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि मैंने बीड ली, उसके ऊपर ले गया और गरम गरम देखा तो कलर वही कलर था ये हॉट वाला, और जब उसको कोल्ड करके देखा तो थोड़े टाइम बाद कलर हो गया ये। सिंपल ऐसा सा हो रहा है। और इसमें आप देखेंगे आपका ग्रीन कलर सिर्फ एक ही बंदा दे रहा है, विच इज Fe3 पॉजिटिव, राइट। ग्रीन कलर कौन दे रहा है आपका, Fe3 पॉजिटिव दे रहा है। यानी Fe3 पॉजिटिव का जो सॉल्ट होगा वो आपको क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। और Fe3 की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, Fe का एटॉमिक नंबर 26, तो ये हो जाएगा क्या आपका 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा 3d5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 5, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5.91। नियरेस्ट इंटीजर पे कितना हो जाएगा आपका ये 6। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 06। यू हैव टू मार्क 06 इन द बॉक्स गिवन टू। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। तो ये मैट्रिक्स मैच टाइप सवाल है आपका, ठीक है। और ये दिए हैं आपको, एक साइड लिस्ट 1 में कैटायन दिए हैं, ये लिस्ट 1 है आपकी, और लिस्ट 2 में आपको दिए हैं क्या, ग्रुप की रिएक्शन। ठीक है, लिस्ट 1 में कैटायन कौन से आपके, ये वाले कैटायन दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में क्या है, ये ऑप्शन दिए हैं विच इज 1 2 3 एंड 4, ऐसा कुछ दिया है, राइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो 1 बाय 1 मैं सभी का मैच करा लेता हूं। तो बेसिकली इन्होंने पूछी है कि ये कैटायन किसके साथ प्रेसिपिटेट होंगे, यानी इनका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है। सिंपल सा सवाल ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पी का देखूं, अगर मैं पी का देखूं तो पी के जो कैटायन है वो ग्रुप 2 में पड़े हैं। ठीक है जी, और ग्रुप 2 का जो रिएजेंट है वो क्या है आपका, वो है H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जो ग्रुप का रिएजेंट है वो आपका क्या है, ग्रुप 2 का रिएजेंट है आपका H2S इन HCl। तो यानी कि P किससे मैच करेगा आपका 1 से मैच कर जाएगा। ठीक,
अच्छा क्यू में क्या दिया है, क्यू में दिया है Al3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। इनके साथ एक और बंदा होता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये आपके ग्रुप 3 के कैटायन है। और अगर ग्रुप 3 के कैटायन है इट मीन्स ये ग्रुप 3 वाले रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट देंगे, तो वो क्या है NH4Cl प्लस NH4OH, राइट। ठीक है, अच्छा R क्या है CO2 पॉजिटिव Ni2 पॉजिटिव। ये ग्रुप 4 के कैटायन है, निकोमंजन, राइट। और ये ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट के साथ क्या दे देंगे मुझे, प्रेसिपिटेट दे देंगे। वो क्या है मेरा, वो है H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, राइट। और S जो है वो दे रखा है हमें Ca2 पॉजिटिव और Ba2 पॉजिटिव। ये जो है कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट देते हैं और ये मेरे ग्रुप 5 में आते हैं। और ग्रुप 5 का जो रिएजेंट है वो क्या है मेरा NH42CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। NH42CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या NH4OH, ऐसा सा कुछ आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि अगर मैं मैच कराऊं तो किससे करूंगा भाई, P का 1 से मैच हो रहा है, Q का किससे मैच हो रहा है मेरा, Q का हो रहा है 3 से, R का किससे मैच हो रहा है, R का हो रहा है मेरा 4 से, और S का किससे मैच हो रहा है मेरा, S का मैच हो रहा है मेरा 2 से। ठीक, तो ये आ जाएगा P का 1, Q का 3, R का 4, P का 1, Q का 3, R का 4 और S का 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल भी जो है वो आपका बेसिक रेडिकल पे ही है, जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस केटायन बाय प्रेसिपिटेशन which transition element cation does not belong to group 4 in qualitative inorganic analysis। ठीक है, ग्रुप 4 में आपके कौन कौन से कैटायन हैं, अगर आप ग्रुप 4 में देखोगे तो आपका है Ni2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। ये 4 कैटायन है आपके ग्रुप 4 में। तो इनमें से कौन सा आपका मैच नहीं कर रहा, 1, और 1 किस में है, Fe3 पॉजिटिव जो है वो आपका ग्रुप 3 में पड़ा हुआ है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन जो नहीं है वो क्या है, 1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है, जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। 23 जैन 2025 इवनिंग का सवाल है। अच्छा सवाल है ये, आपको आना चाहिए। क्या दिया, आइडेंटिफाई ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो। ए दिया है, ए को HNO3 के साथ ट्रीट कराया, ये मिल रहा है, इसको H2SO4 के साथ कराया, बी मिल रहा है अमोनियम एसिटेट एसिटिक एसिड K2Cr2O4 के साथ जब मैं ट्रीट कराता हूँ तो क्या मिलता है। बहुत बढ़िया जी। तो ए जो है वो लेड का ही कोई कंपाउंड है, और अगर मैं इसको ध्यान से देखें तो ए क्या है आपका PbS होता है। PbS जो है वो अगर HNO3 के साथ मैं ट्रीट कराऊँ तो आपको लेड नाइट्रेट मिल जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको H2SO4 के साथ ट्रीट कराऊं तो आपको PbSO4 के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, राइट। और फिर इसको मैं अमोनियम एसिटेट, ठीक, अमोनियम एसिटेट क्या होता है NH4CH3COO, ये ठीक है, इससे, और फिर आपका एसिटिक एसिड, और तीसरा K2CrO4 से ट्रीट कराऊं तो फाइनल प्रेसिपिटेट ये इसके साथ दे देगा विच इज PbCrO4 के येलो PPT, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, सी हो गया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और चीज, PbCl2 जो है वो नहीं हो सकता आपका। PbCl2 जो होते हैं उसके प्रेसिपिटेट होते हैं, तो वो PbSO4 में आपका कन्वर्ट, सॉरी, PbCl2 जो है वो HNO3 के साथ ट्रेड करके आपको PbNO3 नहीं देगा, राइट।
बट जो सल्फाइड्स हैं वो HNO3 के साथ ट्रीट करके आपको PbNO3 के प्रेसिपिटेट सॉरी सोल्यूबल हो जाएंगे। जो आपके सल्फाइड्स होते हैं वो HNO3 में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। बहुत से सल्फाइड होते हैं, तो उसमें से एक PbS भी है, तो वो सोल्यूबल होकर PbNO3 का सोल्यूशन दे देगा और बाद में वो फर्दर H2SO4 के साथ ट्रीट करके PbSO4 के आपको प्रेसिपिटेट दे देगा और फिर वो फर्दर इनसे रिएक्ट करके आपको येलो प्रेसिपिटेट दे देगा PbCrO4 की। जो कलर आ रहा है वो CrO4 की वजह से आ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये आपका लास्ट सवाल था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके जो हैं हो सकता है इन्हीं टॉपिक से आपके जो है जेई मेन में शॉर्ट जो है यही टॉपिक आपके रिपीट होंगे। तो आप इन सभी को ध्यान से देख के जाएं, इन सभी के जैसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो थैंक यू सो मच। सायोनारा।